हेलो एवरीवन। तो जो आज हम फिर आ गए हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जी, लाइट चैप्टर में ये एक छोटा सा टॉपिक है जो है तो बड़ा आसान लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल भी है, तो इसे हम समझेंगे। और आज की वीडियो देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसके सारे क्वेश्चंस लगा पाएंगे। सवाल लगाने के साथ एक बेहतरीन काम आप और कर सकते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को शेयर करके। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आगे समझने से पहले हम थोड़ी सी बातें लाइट और रिफ्रैक्शन के बारे में करेंगे। तो बेटा आप सभी को पता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक, जो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रे के स्पेक्ट्रम के बीच में लाई करता है। ठीक, लाइट हमने पढ़ रखा है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में, लाइट जो है, लाइट रेज जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, लेकिन कब? जब मीडियम होमोजीनस हो। हाँ, ये थोड़ी सी हो सकता है आपके लिए बात नहीं हो कि लाइट जो है वो ट्रैवल करता है, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन in a homogeneous medium। अब देखिए, लाइट रे को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए और वो मीडियम होमोजीनस होना चाहिए, मतलब कि एक समान, उस मीडियम में एक समान वो मीडियम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लाइट रे को एयर में ट्रैवल करा रहे हैं तो वो मीडियम जो एयर का है वो समान रहे, तब तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते रहेगा। लेकिन अगर बीच बीच में हम मीडियम बदलेंगे, जैसे अगर कि हम एयर में लाइट रे को ट्रैवल करा रहे हैं, फिर हम ग्लास में कराने लगे, फिर हम एयर में कराने लगे, फिर हम वाटर में कराने लगे, तो जब मीडियम बदलेंगे, मतलब जब हेट्रोजीनस मीडियम होगा, तो फिर लाइट रे स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करेगा, जबकि वो अपने पाथ से डेविएट कर जाएगा। ठीक है, तो लाइट रे ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में कब? जब मीडियम कैसा हो? होमोजीनस हो। ठीक है, अच्छा, अगर हेट्रोजीनस मीडियम हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक ग्लास स्लैब ले लेता हूं, ये एक ग्लास स्लैब है, अगर मैं इसको ले लेता हूं और बाहर जो मीडियम है वो एयर है, बाहर मीडियम जो है वो एयर है, और लाइट रे को अगर हम एयर से ग्लास स्लैब में, मतलब एक दूसरे मीडियम से एक दूसरे मीडियम में लेकर आए, तो लाइट रे जो होता है, लाइट रे उसको ट्रैवल करना चाहिए था ऐसे, उसको ट्रैवल करना चाहिए था अपने एक्चुअल जो पाथ था उसमें, लेकिन चूंकि मीडियम बदल गया, अब मीडियम हेट्रोजीनस हो गए, तो लाइट रे जो है वो अपने पाथ से डेविएट कर जाता है और इस केस में वो ऐसे मूव कर जाएगा। तो ये जो अपने पाथ से जो ये इसका डेविएशन हो गया, लाइट रे का डेविएशन हो गया बेटा, इसी फेनोमेना को हम कहते हैं क्या? रिफ्रैक्शन। तो इतना तो आप सभी ने पढ़ रखा है कि अगर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे कहें तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे? कि इट इज द डेविएशन ऑफ लाइट रे, इट इज द डेविएशन ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑब्लिकली। तो ये सारे वर्ड पे ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट रे क्या है, कि इट इज द डेविएशन ऑफ द लाइट रे व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑब्लिकली। कि अगर ये तिरछे पड़ेगा तब, ये तिरछे से क्या मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि ये इंसिडेंट लाइट रे है और ये जो रिफ्रैक्शन के बाद ये जो लाइट रे गया है ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, तो ये जो उसके दोनों मीडियम के जो इंटरफेस पे ये जो लाइन परपेंडिकुलरली जाती है, आप सभी को पता है, इसको नॉर्मल कहते हैं, इसको नॉर्मल कहते हैं। तो इस नॉर्मल से कुछ ना कुछ एंगल जो है वो बनना चाहिए, इस नॉर्मल से कुछ ना कुछ एंगल बनना चाहिए। जैसे अगर कोई लाइट रे
कोई लाइट रे अगर नॉर्मल पर ही इंसिडेंट हो जाए, नॉर्मल पर ही इंसिडेंट हो जाए, तो अभी भी ये लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है, लेकिन क्या इस केस में कोई डेविएशन देखने को मिलेगा? तो हम कहते हैं कि नहीं, जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो वो अनडेविएटेड ही पास कर जाता है, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्शन के लिए इस नॉर्मल से कुछ एंगल बनना चाहिए, ठीक है, और वो कितना होना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो रिफ्रैक्शन सिंपली क्या है? it is the deviation of light ray when it travels from one transparent medium to the other transparent medium obliquely, ठीक है। तो ये तो था आपके कुछ प्रॉपर्टीज लाइट के बारे में और रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। अब ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल बनता है नॉर्मल का रिफ्रैक्टेड लाइट रे के पाथ से, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर हम पूछें कि क्या इस एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कोई रिलेशनशिप है, या फिर ऐसे ये रैंडमली होगा कि ये कैसे भी ऑब्लिकली चला जाए और ये फिर कैसे भी कितना भी एंगल बना ले, क्या ऐसा ये एक रैंडम रिलेशन है कि इनमें कोई एक प्रॉपर रिलेशन है? तो हम कहते हैं नहीं भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में एक रिलेशनशिप है, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? तो हम लिखते हैं कि साइन आई वेयर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है बेटा? ये रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और देखिए, क्या इसी को स्नेल्स लॉ नहीं कहा जाता है? यही तो स्नेल्स लॉ है, ठीक है, समझ में आया? तो एक साइंटिस्ट थे स्नेल साहब, उन्होंने ये लॉ दिया था। उन्होंने क्या बताने की कोशिश की थी? उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि जब भी लाइट रे ट्रैवल करेगा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, तो ये जो साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये तो हम सभी को पता है। अब ये रिलेशनशिप बता क्या रहा है? ये रिलेशनशिप बता क्या रहा है? तो एक्चुअली ये जो साइन आई बाई साइन आर जो कांस्टेंट करता है, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो और कुछ नहीं बल्कि जो सेकंड मीडियम है। लेट्स सपोज अगर हमने एयर को यहां पर फर्स्ट मीडियम मान रखा है और इस ग्लास स्लैब को अगर हमने सेकंड मीडियम मान रखा है, तो आपको इस एग्जांपल में दिख रहा है कि लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रहा है। तो ये जो साइन आई बाई साइन आर जो बता रहा है, जो ये रिलेशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में, ये हमको ये बता रहा है कि ये जो सेकंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है। तो ये साइन आई बाई साइन आर जो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इतना क्लियर हुआ? मैंने कहा, वापस देखेंगे, मैंने कहा लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करता है, तो वह अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर जाता है जब वो ऑब्लिकली इंसिडेंट करता है, ठीक है। और इसी फेनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक। फिर हमने कहा कि ये जो नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और इस वाले को जो रिफ्रैक्टेड के साथ नॉर्मल वाला एंगल बना रहा है इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने कहा इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम डिनोट करते हैं साइन आई बाई साइन आर से। साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है। और ये क्या बता रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू जो आती है वो वैल्यू क्या बताती है? तो वो बताती है कि इस सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब बात आई कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
आखिर है क्या। ठीक है, तो आप एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसको फिगर को थोड़ा और बड़ा बनाता हूं। तो हमने ये एक कोई ग्लास स्लैब लिया, आप इस पे ग्लास स्लैब ले सकते हैं, कोई वाटर ले सकते हैं, कोई भी मीडियम ले सकते हैं, और ऊपर हमने एक मीडियम ले रखा है एयर। तो ऊपर जो मीडियम है वो एयर है, उसे हम मीडियम 1 कंसिडर कर रहे हैं, और ये जो ग्लास स्लैब है इसे हम मीडियम सेकेंड या मीडियम 2 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो मीडियम 1 हमारा एयर है और ये मीडियम 2 हमारा ग्लास है, तो जो लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है वो एयर से ग्लास में हो रहा है। मतलब मीडियम 1 से लाइट रे कहाँ आ रही है, मीडियम 2 में आ रही है। ठीक है, तो ये मीडियम 1 और मीडियम 2 का ये जो इंटरफेस है, इस पर जो आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो ये होता है आपका नॉर्मल। तो ये तो नॉर्मल हो गया, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया इंसिडेंट रे। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा कि जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऑब्लिकली ट्रैवल करता है, तो वो उसका जो एक्चुअल पाथ था वो कुछ ऐसा था, लेकिन वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर जाता है। देखिए, अपने रास्ते से भटक गया है, डेविएट हो गया है। ठीक, नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, और जो नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे आर से डिनोट करते हैं। हमने कहा इस एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशनशिप है जो बताया जाता है साइन आई अपॉन साइन आर से, और साइन आई बाई साइन आर की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू या साइन आई बाई साइन आर का ये जो रेशियो है, ये जो साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो है वो हमको बता क्या रहा है, या हम कहें कि ये कांस्टेंट वैल्यू जो आ रही है वो बता क्या रही है, तो वो कुछ और नहीं बल्कि इस सेकेंड मीडियम का, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम एयर के साथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो ये कांस्टेंट वैल्यू क्या बता रही है, ये बता रहा है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमने पूछा कि भैया ठीक है, हमको रिफ्रैक्शन समझ में आ गया, हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस, वो रिलेशन पता चल गया जो कि स्नेल्स लॉ से पता चल रहा है, लेकिन अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मेजर है, वो अमाउंट है, वो इंटेंसिटी है जिससे कोई लाइट रे अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट किया है। तो ये अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट किया है, कितना ये डेविएशन हुआ है, इसका पता किससे चलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से चलता है। इसका पता किससे चलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है। क्लियर है? अब या इतना समझने के बाद आपको यह पता होना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। तो अगर हम कहते हैं कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब है कि उस मीडियम में जो स्पीड की लाइट होगी, वो कम होगी। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का, उतनी कम वेलोसिटी होगी स्पीड की उस मीडियम में। ठीक है, तो आपको ये एक रिलेशन भी याद रखना है। अब सुनिए, साइन आई बाई साइन आर जो है वो हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब अगर हम कहते हैं कि साइन आई
अपॉन साइन आर बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है, ये बेटा ये ग्रेटर देन 1 अगर होगा, ग्रेटर देन 1 अगर होगा, जैसे अगर ये रेशियो जो है, ये रेशियो ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 आएगा कब ये, आप बताइए। ये रेशियो ग्रेटर देन 1 कब आएगा? जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, तभी होगा। जैसे न्यूमरेटर में हम रख दें यहाँ पर 4 और डिनोमिनेटर को छोटा कर दे, रख दे 2, तो ये क्या आ गया, वैल्यू आ गई 2, तो ये 1 से बड़ा ही आया। आप यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 रख लो, चाहे डिनोमिनेटर में आप 2.99 भी रख लो, तो 3 से तो छोटा ही है, तभी भी ये जो वैल्यू आएगी ये 1.0033 समथिंग आएगी, फिर भी ये 1 से तो बड़ा ही है। तो मैं कह रहा हूं कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी? जब हमारा डिनोमिनेटर जो होगा वो छोटा होगा और न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये 1 तब आएगा जब R जो है वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, R जो है लेस देन 1 होगा। तो ये आपको एक पॉइंट समझनी है, ठीक। और जब भी ऐसा होगा मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट अगर 1 है, ठीक है, तो लाइट रे बेंड तो होगा, बट लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये जब कंडीशन होगा तो लाइट रे इस नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। ठीक है, अब ये सब किस पर डिपेंड करता है उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल पहले आपको इतने पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि साइन आई बाई साइन आर हमको क्या बताता है, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बताता है कि जब लाइट रे एक मीडियम ट्रांसपेरेंट से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करेगा तो वो कितना जो है अपने पाथ से, अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट करेगा। ये क्लियर समझ में आ रहा? चलेंगे, ठीक है। तो अभी अगर हम पूछें आपसे कि ये सब तो थ्योरी वगैरह आपने पढ़ रखा है, लेकिन इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालना ही क्यों है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम निकालेंगे, ये जो पॉइंट जो यहाँ पर आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, उसका काम क्या है, एप्लीकेशन क्या है? थोड़ा सोच कर बताएंगे मुझे, इसका एप्लीकेशन क्या है? हाँ, थ्योरी रट लिया, फॉर्मूले रट लिए, एनसीईआरटी के सवाल कर लिया, बस एप्लीकेशन ना पूछें तो वो नहीं पता हमें। ठीक है, तो सुनो बेटा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ पर काम आता है, ये कहाँ कहाँ पर काम आता है। तो सुनना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, ये सबसे पहले काम आता है इन डिटरमाइनिंग फोकसिंग पावर ऑफ अ लेंस। किसी लेंस के फोकसिंग पावर को डिटरमाइन करने के लिए, पता लगाने के लिए। ठीक है, दूसरा है डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म, कि एक प्रिज्म जो है वो किसी लाइट रे को किस अमाउंट से डिस्पर्स कर सकता है। इसका और भी काम है, किसी भी मटेरियल में इंप्यूरिटीज का भी पता लगाने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका काम है टू डिटरमाइन द concentration of to determine the concentration of a
to determine the concentration of a solute in an aqueous solution। हाँ, ये थोड़ा सा आपके लिए मज़ेदार है, ठीक है, कि किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, इसका भी पता हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब कैसे होता है उसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ और पॉइंट समझिएगा। तो हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, तो मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि ये कोई जो है वो एक मीडियम है, ये मीडियम है, और ये कोई एक मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकंड है, और मीडियम फर्स्ट से लाइट रे जो है वो मीडियम सेकंड में कुछ इस प्रकार से जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जाता है। तो अगर हमको मीडियम सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, सेकंड मीडियम का, और किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के। तो इसका फॉर्मूला बनता है कि स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट की स्पीड इस मीडियम में कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ठीक है। और अगर आप अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का निकालना चाहते हैं, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का निकालना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड कितनी है सेकेंड मीडियम में विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। एक बात समझिएगा बेटा, ये जो लाइट रे ट्रैवल कर रहा था वो अपने पाथ से डेविएट ही क्यों कर गया, तो उसका कारण होता है कि जो लाइट की स्पीड है, जो लाइट की स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाती है, ठीक है। जैसे आपको एक पॉइंट पता होगा कि लाइट की स्पीड जो है, लाइट स्पीड इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। ये बात आप सभी को पता है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होती है, वो वैक्यूम में होती है, और वो कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां से एक पॉइंट आप और याद कर लीजिएगा बेटा कि लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, जबकि वही साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करते हैं। और लाइट की स्पीड अगर सबसे मैक्सिमम कहीं पर है तो वो वैक्यूम में है, और लाइट की स्पीड जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है, ठीक है। इसका मतलब और किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो इससे कम ही होगी, क्योंकि मैक्सिमम तो यही है, ठीक है। ये बात समझ पाए। जैसे कुछ मीडियम का अगर हम एग्जांपल ले लें तो वैक्यूम हो गया, लगभग एयर में भी बेटा इतने ही आसपास होता है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हम इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि वैक्यूम और एयर में स्पीड ऑफ लाइट इतनी है। लेकिन अगर वहीं हम वाटर में चलें, तो वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। अगर हम वाटर से ग्लास में चलते हैं, तो ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है आपकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही कोई और मीडियम ले लीजिए, आप डायमंड ले लीजिए, डायमंड। तो जो डायमंड में लाइट की स्पीड होती है वो अराउंड 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो आप देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, ठीक है। और चूंकि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग है, इसी कारण से हमको रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। इतनी बात क्लियर हुई। तो हम बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो फॉर्मूला लिखेंगे कि फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है और सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है।
और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम पूछ दिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो हम बताएंगे कि सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है अपॉन डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक पॉइंट आता है बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ नहीं, वो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, बस उसमें एक मीडियम जो है वो हमेशा, इसमें एक मीडियम जो है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा एयर होगा या वैक्यूम होगा। तो जब एक मीडियम हमेशा एयर या वैक्यूम होगा, दूसरा चाहे कुछ भी हो, वो ग्लास हो, वाटर हो, डायमंड हो, है ना, कोई और केरोसिन हो, कुछ भी हो, तो जब एक मीडियम हमेशा एयर या वैक्यूम होता है तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर यहीं पर इसे हम कह दें बेटा कि ये जो सेकंड मीडियम है वो ग्लास है, ये जो सेकंड मीडियम है वो ग्लास है, और जो फर्स्ट मीडियम है वो हमने एयर या वैक्यूम ले लिया। अब जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम निकालेंगे, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसका फॉर्मूला क्या पड़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो अब ये फर्स्ट मीडियम तो हमेशा वैक्यूम या एयर है, तभी तो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। और जब हमेशा एयर या वैक्यूम होगा फर्स्ट मीडियम, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर तो हमेशा आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसे हम c से डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गया c, और नीचे आएगा v जो है वो ये है स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, दैट इज हियर ग्लास। यहां पे हमने ग्लास ले रखा है, समझ में? तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है कि c/v, where c is the speed of light in vacuum and v is the speed of light in the given medium। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा जो ग्लास है, जैसे यहां पर लाइट रे जो है वो एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रहा है, एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, n से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करते हैं, और g बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास है, अगर मैं कह दूं कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.50 है, वो कितना है, 1.50 है, तो आप स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को फाइंड करिए। ठीक है, एक बार फिर क्वेश्चन सुन लेंगे, इसको आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं कि लेट्स सपोज कि लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू अ ग्लास एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.50, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि एक मीडियम तो एयर हो गया, तो आपको यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम इस सवाल के लिए। तो कैसे हो जाएगा, इसका आंसर कैसे हो जाएगा बेटा, कि हमको फाइंड करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो दे ही दिया है, ये वैल्यू तो आपको दे ही दी है 1.5, तो हम लिखेंगे 1.50 इज इक्वल्स टू, क्या फाइंड करना बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि एयर में तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा लगभग इतना ही है ना, तो ऊपर तो वैल्यू आ गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे v हमको फाइंड करना है, v ही तो फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो कर लेंगे भैया, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v बराबर जो हो जाएगा वो ये 1.50 से ये कट जाएगा, और वैल्यू आएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमको ये बता रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होगा, जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होगा वो होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो ग्लास में जो स्पीड की लाइट होती है वो इतनी होती है। ठीक है, ये समझ में आया। तो अगर आपको रिलेटिव
अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आपने एक पॉइंट पढ़ा था बेटा, आपने एक पॉइंट पढ़ा था, मैंने आपको एक रिलेशन अभी पढ़ाया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट इनटू दैट मीडियम। मतलब कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का उतना ही कम स्पीड ऑफ लाइट होगा उस मीडियम में, ठीक है। तो बेटा देखिए, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो वैक्यूम में तो कुछ मौजूद नहीं होता है, ठीक। तो अगर हम किसी मीडियम में इम्प्यूरिटीज़ को बढ़ाते चले जाएं, इम्प्यूरिटीज़ को बढ़ाते चले जाएं, ठीक है बेटा, तो वो क्या होगा, वो मीडियम जो है बेटा, वो मीडियम जो है ऑप्टिकली डेंसर होते चला जाता है, ऑप्टिकली डेंसर होते चला जाता है। ऑप्टिकली डेंसर होने का मतलब है कि अब उस मीडियम से लाइट को पास करने में थोड़ी दिक्कत होगी। कि अगर मान लीजिए मैंने ये प्योर वाटर लिया है, एकदम प्योर वाटर, ठीक है, तो यहाँ से जब लाइट रे यहाँ आएगा तो थोड़ा बहुत वाटर के मॉलिक्यूल के कारण इसको हिंड्रेंस मिलेगा और ये थोड़ा सा रिफ्रैक्शन करेगा। लेकिन अगर इसमें हमने और इम्प्यूरिटीज़ ऐड कर दिया, और इम्प्यूरिटीज़ इसमें अगर हमने ऐड कर दिए तो अब ये जो मीडियम हो गया, अब ये जो वाटर हो गया वो और ऑप्टिकली डेंसर हो गया। मतलब अब जब लाइट इसमें आएंगे तो ये जो इम्प्यूरिटीज़ हैं ये लाइट रे के पाथ में और हिंड्रेंस का काम करेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट अब और घटती चली जाएगी। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगा किसी मीडियम का, जितना ज़्यादा किसी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी होगा उतना ही कम उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होगी, ठीक है। तो यही तो बात हम कर रहे हैं, आखिर यही तो बात कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कब कम होगी, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब ज़्यादा हो रहा है, जब वो ऑप्टिकली डेंसर हो जा रहा है, ठीक है। यानी बेटा एक पॉइंट और आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। अब बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग इसको बोलचाल की भाषा में यूज कर लेते हैं कि ये मीडियम अगर एक डेंसर मीडियम है और एक रेयरर मीडियम है, तो रेयरर से जब डेंसर लाइट जाती है, ठीक है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, या उसका उल्टा जब डेंसर से रेयर हो जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। ये सब जो आप पढ़ते हैं तो वहां पर डेंसर का मतलब जो डेंसिटी तो है, लेकिन वो कैसी डेंसिटी है, वो ऑप्टिकल डेंसिटी है, वो मास डेंसिटी नहीं है, वो मास डेंसिटी नहीं है। जैसे एक मास डेंसिटी होती है ना, एक मास डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू m बाई वी, m बाई वी जो पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर उसकी बात नहीं हो रही, m बाई वी की बात नहीं हो रही, यहां पर मास डेंसिटी की बात नहीं हो रही, बल्कि ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही। जैसे एक ही होती है मास डेंसिटी, मास डेंसिटी जिसका फॉर्मूला आप लिखते हैं m बाई वी, ठीक है। तो हम यहां पर मास डेंसिटी की बात नहीं करने वाले हैं, हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करने वाले हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगा किसी मीडियम का, हम कहेंगे वो मीडियम उतना ही ऑप्टिकली डेंसर है, और जितना कम किसी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी होगा उतना ही हम कहेंगे कि वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। अब एक बात समझिएगा बेटा कि ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ये एक रिलेटिव टर्म है, जब हम किसी के साथ तुलना करके ही बताते हैं, ठीक है। कि अगर हम किसी मीडियम को कह रहे हैं कि ऑप्टिकली डेंसर है, इसका मतलब जरूर कोई मीडियम है जो उससे ऑप्टिकली रेयरर है, तो हम तुलना करके बता रहे हैं। जैसे ऐसा समझिएगा, मैंने कहा कि मैं रेस में फर्स्ट आया हूं, ठीक है, कहा बहुत बढ़िया सर आप रेस में फर्स्ट आ गए, कितने लोग दौड़ रहे थे, मैं अकेला दौड़ रहा था, तो कोई मतलब है, ठीक है, मैं फर्स्ट आ गया भाई, कोई मतलब है। मैं अगर कहूं कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, इसका मतलब मैं अपनी तुलना किसी से कर रहा हूं जो मुझसे धीरा दौड़ता है,
ठीक है। तो ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है या जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का बेटा, ये एक रिलेटिव टर्म है। जब भी हम किसी मीडियम की बात करते हैं हम उसको किसी ना किसी दूसरे मीडियम से कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी बेटा दोनों ही डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये रेशियो होती हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है किसी मीडियम की एबिलिटी कि वो लाइट को ब्लॉक कर सके। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी मीडियम की एबिलिटी कि वो लाइट को ब्लॉक कर सके। अब जो मीडियम जितना ज्यादा लाइट को ब्लॉक कर रहा है हम कहेंगे वो उतना ऑप्टिकल डेंसर है, और जो लाइट को कम ब्लॉक कर रहा है हम कहेंगे वो उतना ऑप्टिकल रेयरर है, ठीक है। तो एक पॉइंट आती है बेटा कि अगर मान लीजिए कि ये कोई मीडियम सेकंड है और ये कोई मीडियम फर्स्ट है, और ये मीडियम सेकंड ऑप्टिकली डेंसर है और ये मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है, तो जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो अब डेंसर मीडियम में बेटा मैंने आपको क्या बताया कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में कम हो जाएगी। भाई जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है उतना ज्यादा उसके पाथ में हिंड्रेंस होगा, लाइट के पाथ में हिंड्रेंस होगा, उतना वो उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, उतना वो डेविएशन करता चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये रेयरर से डेंसर जाता है तो अब इसको यहां पर ज्यादा हिंड्रेंस मिलेगा, तो लाइट की स्पीड अब इस मीडियम में स्लो डाउन कर जाएगी, और स्लो डाउन करने के कारण वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि व्हेन अ लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम अ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जस्ट इसके उल्टा होगा, लेट्स सपोज कि अब जो है वो हम इस डेंसर मीडियम से इस रेयरर मीडियम में लाइट को ट्रैवल कराते हैं। तो जब हम डेंसर से रेयरर में जाते हैं, जैसे ये डेंसर हो गया और डेंसर से ये लाइट रे जो है अब रेयरर में जा रहा है, तो अब इस रेयरर मीडियम में जब लाइट रे पहुंचेगा तो वहां पर इसको हिंड्रेंस कम मिलेगा, तो स्पीड ऑफ लाइट यहां पर बढ़ जाएगी, ये लाइट जो है स्पीड अप कर जाएगा और ये नॉर्मल से दूर मूव कर जाएगा, ठीक है। ये इसका एक्चुअल पाथ था और ये नॉर्मल था, तो ये नॉर्मल से दूर मूव कर जाएगा, ठीक है। ये इसका एक्चुअल पाथ था, ये नॉर्मल था, तो ये नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगा। तो व्हेन अ लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम अ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट मूव्स टुवर्ड द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। कारण क्या है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जा रहा है, अलग अलग मीडियम में, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? जब इतना आप समझ चुके हैं तो मैं बेटा वही कह रहा था कि हम यहाँ पे मास डेंसिटी की बात नहीं करते हैं, हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं। जैसे अगर आप मास डेंसिटी से कहेंगे कि भाई जितना ज़्यादा मास डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा डेविएशन होगा या फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मास डेंसिटी को आप तुलना कर रहे हो तो मास डेंसिटी बेटा जैसे एक होता है कैरोसिन, ठीक है, और एक होता है वाटर। तो अगर इनकी मास डेंसिटी को मैं यहां पर मेजर करूं और इनकी मैं यहां पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे ऑप्टिकल डेंसिटी ही कहते हैं, तो मैं अगर ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो जो इनकी मास डेंसिटी होती है वाटर की जो मास डेंसिटी होती है वो आती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और केरोसिन की वहीं पर जो मास डेंसिटी होती है वो होती है अराउंड 0.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आप बात करिए, ऑप्टिकल डेंसिटी की अगर आप बात करिए, तो वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी होती है 1.33, जबकि केरोसिन की होती है 1.44। तो आप देखिए इसकी मास डेंसिटी कम है फिर भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी ये ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है वाटर से, और इसकी मास डेंसिटी ज्यादा है फिर भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है केरोसिन से, मतलब कि ये ऑप्टिकली रेयरर है केरोसिन से। तो हम यहां पे मास डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए
तो जब इतनी बातें हो गई, तो एक आखिरी पॉइंट है जो आपको और पढ़ना है, वो क्या है? वो है बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये एक रेशियो है। किसका रेशियो है? दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, ठीक है। जैसे नॉर्मल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पढ़े थे, या जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, तो वो रेशियो था स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वी स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। जैसे अगर मैं कहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो यहां पर ये लाइट का रेशियो था जो हमको जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ा, और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो इस मीडियम 2 का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम कह दिया, और मीडियम 1 का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम कह देते हैं। तो जो रिलेटिव होता है ना, रिलेट करके बढ़ाना, तो जब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। जैसे मान लेते हैं कि जो मीडियम 1 है हमारा वो एयर है, और ये मीडियम 2 जो है वो हमारा वाटर है, और ये यहां पर हमको दे दिया गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का है, ठीक है, जो या फिर हम वही ले लें, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये हो गया वाटर, और ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो जब हम कहेंगे कि भैया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये कैसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना है विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना है। तो ये फॉर्मूला होगा ऐसे। जैसे अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये कोई मीडियम है, ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है, तो इस मीडियम फर्स्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है, और मीडियम सेकंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का है विथ रिस्पेक्ट टू 1 वो कैसे बताएंगे, तो आप कहोगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे v1/v2, लेकिन यहाँ v1 v2 तो बताया ही नहीं गया। आपको कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे जहां पर v1 v2 बताया ही नहीं जाएगा, तो आप फिर कैसे बताओगे? तो यहां पर आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट लगाएं कि अगर उसने सवाल ने एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, और सेकंड का फर्स्ट से पूछ लिया, फर्स्ट का सेकंड से पूछ लिया, तो अगर उसने सेकंड से फर्स्ट का पूछा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि n2/n1। और अगर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम पूछ ले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम पूछ ले, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड। ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये सब थे आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस। अगर आपको अभी भी कोई टॉपिक में डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, उस टॉपिक को हम फिर अगली वीडियो में और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अभी आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं मैं, इसको आप सॉल्व करिए, एक क्वेश्चन जो अभी हमने कर लिया था प्रैक्टिस में उसको आप नोट कर सकते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप बेटा इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं लिख रहा हूं वो अभी हमने डिस्कस किया था कि लाइट रे travels from air to glass, refractive index of glass is equals to 1.50, find speed of light in glass
where speed of light in air will be 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने अभी सॉल्व कर दिया, आपको इसका आंसर पता है, ठीक है। फिर भी आप कोशिश करिएगा। और एक सेकेंड क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो आप नोट करेंगे, वो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, ये WRT मैंने लिख दिया शॉर्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 5/4 and refractive index of water with respect to air is 4/3. What is the refractive index of glass with respect to air? तो ये आपका क्वेश्चन है आपके सामने। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ कि आप बताएंगे मुझे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही था। इसे ट्राई करेंगे आप। पहला है 5/3, दूसरा ऑप्शन है 3/5, चौथा ऑप्शन है बेटा 16/15 और एक और ऑप्शन है 15/16। तो ये देखिए, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है दूसरे के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि इसे आप सॉल्व करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फॉर्मूले से। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको आज के टॉपिक ये सब अच्छे लगें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमें बताइएगा कि और कौन से टॉपिक पे आपको इस चैप्टर के वीडियो चाहिए, तो हम उसके साथ जल्द ही आपके सामने आएंगे। आज के लिए इतने रहेगा बेटा। थैंक यू सो मच।